नेट और जेआरएफ में एक टॉपिक लगता है न्याय। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिसिया। कहने का मतलब है न्याय जो शब्द है वो अंग्रेजी के जस्टिस शब्द से बना है, यानी जस्टिसिया का अर्थ होता है जोड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन काल का न्याय, आधुनिक काल का न्याय और वर्तमान काल का न्याय और मध्य काल का न्याय, अलग अलग कालों में अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो वो कौन सी है? देखो, न्याय पुराने जमाने में क्या होता था कि न्याय का जो सरोकार था व्यक्ति के नैतिक जीवन से था। किससे था? नैतिक जीवन से। यानी न्याय के बारे में उन लोगों में उन सद्गुणों की तलाश की जाती थी जो नैतिक जीवन अपनाते थे। ठीक है। और भारतीय परंपरा के अनुसार न्याय का जो सरोकार था वो धर्म से था। किससे था? धर्म से था। यानी अपने धर्म का पालन करना क्या था? न्याय था। तो प्राचीन काल में न्याय का सरोकार जो था नैतिक जीवन से था, यानी सद्गुणों की तलाश की जाती थी। और वर्तमान काल में न्याय का जो सरोकार है वो सामाजिक न्याय से है। किससे है? सामाजिक न्याय से है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में दबे पिछड़े हुए लोगों को पद व प्रतिष्ठा या अवसर है वो सबके सब मिले। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम न्याय के बारे में। तो पहले लेते हैं हम प्राचीन काल। प्राचीन काल देखिए, प्राचीन काल में न्याय की जो संकल्पना पेश की उनमें दो नाम अग्रणी हैं। एक तो है प्लेटो और एक है अरस्तु। ये दोनों यूनान से संबंधित हैं। प्लेटो जो राजनीति दर्शन का जनक है। किसका? राजनीति दर्शन का। और अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। इन दोनों ने क्या किया? अलग अलग तरीके से न्याय को परिभाषित किया। कैसे? प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक और अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। वैसे प्लेटो और अरस्तु की अन्य भी बहुत पुस्तकें हैं, जैसे प्लेटो की मेनो क्रिटोलॉज, लेकिन दो मुख्य पुस्तकें दो ही हैं, एक तो है रिपब्लिक और एक है लॉज। देखो, लॉज तो है प्लेटो की और द स्पिरिट ऑफ लॉज है मॉन्टेस्क्यू की। ठीक है। इसकी पुस्तक है पॉलिटिक्स। ठीक है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में 3 और चौथे भाग में क्या किया? न्याय को परिभाषित किया। इसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहला काम था इसका कि इसने राज्य में राजनीतिक और सामाजिक न्याय को व्यक्तिगत न्याय से अलग कर दिया। इसने वर्ग बांट दिए। देखो, वो वर्ग कौन कौन से थे? पहला वर्ग था शासक वर्ग। ठीक है। ये तो क्या है? वर्ग है। पहला वर्ग है शासक वर्ग। दूसरा वर्ग आता है सैनिक वर्ग। और तीसरा वर्ग आता है उत्पादक वर्ग। प्लेटो ने भाई इन 3 वर्गों में व्यक्तियों को बांट दिया। पहला वर्ग है शासक वर्ग,
दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग, तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग। ठीक है, इन तीनों को क्या किया, इन तीनों में गुण भर दिए, यानी तीनों लोगों में क्या क्या गुण है। तो शासक वर्ग में किस गुण की प्रधानता होती है? बुद्धि की। कि भाई शासक है, विकमा ज्यादा बुद्धि है, दिमाग है। दूसरा है सैनिक वर्ग, तो इसमें क्या बढ़िया, साहस। और तीसरा है उत्पादक वर्ग, इसका गुण बताया शुभता या तृष्णा या लालसा। तो तृष्णा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है उसके सद्गुण। तो शासक वर्ग में किसकी प्रधानता है? बुद्धि की प्रधानता। सैनिक वर्ग में साहस या भावना की प्रधानता, भावना, ठीक है। उत्पादक वर्ग में किसकी प्रधानता है? तृष्णा की भावना। इनके तीन सद्गुण और बांट दिए। क्या बांटे? सद्गुण। देखो सद्गुण, तो शासक में सद्गुण क्या है? विवेक, ठीक है। सैनिक वर्ग में सद्गुण क्या है? साहस। और उत्पादक वर्ग में जो है संयम। भाई प्लेटो ने ये काम किया सबसे बड़ा न्याय के बारे में। तो प्लेटो ने कहा शासक वर्ग में बुद्धि है, इसका गुण क्या है कि शासक वर्ग में बुद्धि है, सैनिक वर्ग में भावना है और उत्पादक वर्ग में तृष्णा है, लालसा है। इनके जो सद्गुण है वो है, राजा में क्या होगा? विवेक, सैनिक में क्या होगा? साहस, और उत्पादक वर्ग में क्या होगा? संयम। ये तीनों, जो चौथा जो सद्गुण है वो है न्याय। न्याय को सबसे उच्चतम सद्गुण मानता है। तो शासक वर्ग है वो केवल और केवल राजकार्य करे, सैनिक वर्ग है वो अपनी जान की बाजी लगा करके राज्य की रक्षा करे, और उत्पादक वर्ग है वो संयमशील होकर के पैदा ज्यादा से ज्यादा अनाज वगैरह पैदा करे। यानी अपना कार्य, यानी तीनों अपने अपने काम करें, दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करे। यानी अपने गुण व स्वभाव के अनुसार अपना कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना क्या है? न्याय है। अपने गुण व स्वभाव से अपना कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, ना करना न्याय है। अपना काम करना यानी अपना कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या है? न्याय है। एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें तो ही राज्य में न्याय स्थापित हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। इसको न्याय क्या
प्लेटो का कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, ये हो गया भाई आपका प्लेटो का न्याय। तो प्राचीन काल में सबसे पहले कौन आते हैं? प्लेटो आते हैं। प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? रिपब्लिक है। तो प्लेटो ने न्याय का जो सिद्धांत दिया उसको किस नाम से जाना जाता है? कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत। ठीक है। तीसरी बात यह है कि प्लेटो ने जो कितने वर्गों में लोगों को बांटा? 3 वर्गों में। पहला वर्ग सैनिक वर्ग है, शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, उत्पादक वर्ग है। इनके गुण क्या है? साहस, तृष्णा और बुद्धि है। इनके सद्गुण विवेक, साहस, संयम है। ठीक है। यानी कि अपना कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, ये क्या है? न्याय है। अर्थात प्लेटो का मानना है न्याय व्यक्ति की आंतरिक वस्तु है, यानी व्यक्ति की आंतरिक, बाहरी ना होकर के न्याय क्या है? आंतरिक है। न्याय क्या है? व्यक्ति के अंदर है। यानी प्लेटो का मानना है कि राज्य जो है वो व्यक्तियों का ही वृत्ति रूप है। तो इसको आप उतारना चाहो तो उतार लो। आगे हम पढ़ेंगे अरस्तु का न्याय सिद्धांत। कौन सा? अरस्तु का न्याय सिद्धांत। चलिए, अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अरस्तु, देखो, अरस्तु के अनुसार न्याय का जो सरोकार है वो मानवीय संबंधों के नियमन से है। क्या कहा अरस्तु ने? अरस्तु ने कहा जो न्याय का जो सरोकार है वो मानवीय संबंधों के नियमन से है। मानवीय संबंधों के नियमन से है। नियमन से है। इसने क्या कहा कि न्याय का जो सरोकार है वो मानवीय संबंधों के नियमन से। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा है, तभी राज्य का अस्तित्व है। अरस्तु का मानना था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी अवधारणा है, इसीलिए तो राज्य का अस्तित्व है, बना हुआ है। ठीक है। को न्याय के बारे में एक जैसी धारणा है। ठीक है। अरस्तु ने 2 प्रकार के न्याय की चर्चा की है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय। दूसरा है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय। भाई अरस्तु ने क्या किया? न्याय को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत तर्क दिया। क्या तर्क दिया? देखिए, इन्होंने तर्क दिया कि पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, इनका बंटवारा योग्यता के अनुसार होना चाहिए। यानी वितरण न्याय की जो है वो कहता है कि जो पद, प्रतिष्ठा और पुरस्कार का जो भी बंटवारा है वो योग्यता के अनुसार होना चाहिए। यानी इसका बंटवारा अंक गणित के हिसाब से न होकर के, अंक गणित के आधार पर ना होकर
किसके आधार पर होना चाहिए? रेखा गणित के आधार पर होना चाहिए, रेखा गणित के आधार पर। इन्होंने तर्क दिया, देखो कैसे भाई, राजा का जो पद है, किसका? राजा का, यदि उसमें राजा की बनने की योग्यता ही नहीं और उसे समानता के आधार पर राजा बना दिया, तो क्या वो राज कर सकेगा? सही ढंग से राज्य को चला सकेगा? तो अरस्तु कहता है कि पद, प्रतिष्ठा और जो पुरस्कार है उनका जो वितरण है वो योग्यता के अनुसार होना चाहिए, न कि समानता के आधार पर। ठीक है। इसके बाद आता है, यानी कहने का मतलब है अरस्तु ने इसके अंतर्गत ये कहा कि योग्यता का पता कैसे लगाएं। अब समस्या ये आती है कि योग्यता का पता कैसे लगाएं। तो इसके लिए अरस्तु ने कहा कि प्राकृतिक कानून का सहारा लो। किसका? प्राकृतिक कानून का। प्राकृतिक कानून का सहारा लो, लिखित संविधान का सहारा मत लो। किसका? लिखित संविधान का सहारा मत लो, लिखित संविधान। क्यों नहीं लेना? लिखित संविधान का सहारा इसलिए नहीं मानता अरस्तु, इनका मानना है कि व्यक्ति का जो चरित्र है उसको बदलना इतना आसान नहीं कि जितना लिखित संविधान या कानून को बदलना आसान है। यानी लिखे हुए संविधान है, कानून है, उनको कभी भी बदला जा सकता, लेकिन जो प्राकृतिक कानून है उनको नहीं बदला जा सकता। इसके बाद आता है हमारा कौन सा न्याय आता है? सुधारात्मक न्याय। या प्रतिवर्ती न्याय। कौन सा न्याय? सुधारात्मक या प्रतिवर्ती न्याय। इसका जो सरोकार है, इस न्याय का सरोकार है वो लोगों के परस्पर लेन देन से है। किससे है? लेन देन से है। क्योंकि ये न्याय है, ये न्यायाधीश है, उसके क्षेत्र में आता है। यानी इसका उद्देश्य लोगों के बिगड़े हुए व्यवहार को संतुलित करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? बिगड़े हुए व्यवहार को संतुलित करना होता है। इसमें व्यक्ति के कर्म के आधार पर न्याय किया जाता है, यानी व्यक्ति के कर्तव्य कैसे हैं, यानी समाज में सुधार लाना। ये न्याय कहता है कि सबके साथ समान व्यवहार करो। इस न्याय के साथ के अंदर समानता का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मध्यकालीन न्याय। प्लेटो पढ़ लिया, अरस्तु पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम न्याय की संकल्पना मध्यकाल में किस तरह की थी। देखो, मध्यकाल में एक नाम आता है संत एक्विनास। संत ऑगस्टाइन। भाई संत ऑगस्टाइन भी क्या है? प्लेटो की भांति एक आदर्शवादी विचारक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द सिटी ऑफ गॉड। द सिटी ऑफ गॉड। पुस्तक का क्या नाम है? सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड, 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। द सिटी ऑफ गॉड। ऑगस्टाइन का मानना है कि जो ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, किसके प्रति?
ईश्वर के प्रति जो हम कर्तव्य निभाते हैं उसी को न्याय बता दिया। कैसे? देखो, सुबह शाम पूजा पाठ करो, भगवान को नाम लो, तो राज्य में न्याय स्थापित अपने आप हो जाएगा। इन्होंने एक कोटेशन दी जो फेमस है और सबसे इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं, लगभग एग्जाम में पूछा भी गया है कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वह है केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। खरीद फरोख्त है। जिस राज्य में न्याय नहीं है वो केवल और केवल क्या है? चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा थॉमस एक्विनास। आइंस्टाइन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास भाई, इन्होंने कहा कि परस्पर कानून और परस्पर कानून व समानता न्याय है। एक्विनास ने कहा कि परस्पर कानून और समानता क्या है? न्याय है। क्या है? न्याय है। फिर आते हैं, अब मध्यकाल हो गया, प्राचीन काल में प्लेटो अरस्तु पढ़ लिया, मध्यकाल में थॉमस एक्विनास और संत ऑगस्टाइन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे आधुनिक काल में न्याय की संकल्पना। कौन सा काल? आधुनिक काल। आधुनिक काल। देखो भाई, आधुनिक काल में सबसे पहले नाम आता है डेविड ह्यूम का। किसका? डेविड ह्यूम का। किसका नाम आता है? डेविड ह्यूम का। डेविड ह्यूम ने क्या किया कि उसने कहा कि न्याय का अर्थ नियमों का पालन मात्र है। क्या है? नियमों का पालन मात्र है। डेविड ह्यूम कहता है कि नियमों का पालन करो तो न्याय अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुभव से सिद्ध हो चुका ये नियम सर्वहित का आधार है। डेविड ह्यूम कहते हैं क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है, ये नियम जो है वो किसका आधार है? सर्वहित का आधार है। किसका आधार है? सर्वहित का आधार है। नियम क्या है? सर्वहित का आधार है। ठीक है, अतः सर्वहित का मतलब है सार्वजनिक उपयोगिता। सार्वजनिक उपयोगिता, उपयोगिता। सर्वहित का मतलब है सार्वजनिक उपयोगिता। ठीक है, तो सार्वजनिक उपयोगिता क्या हुआ? न्याय का एकमात्र स्रोत है। उसके बाद आते हैं आधुनिक काल में उदारवादी बेंथम।
भाई उपयोगितावाद के जनक, उपयोगितावाद के जनक कौन है? बेंथम। और उपयोगितावाद का जो अर्थ है या सूत्र है वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये किसका मूल मंत्र है? ये मूल मंत्र है उपयोगितावाद का अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। क्योंकि इसने क्या किया? प्राकृतिक अधिकारों का खंडन कर दिया। किसने? बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन कर दिया और ये कहते हैं कि व्यक्ति की एक ही कामना है कि अधिक से अधिक सुख प्राप्त करे, यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है तो राज्य में क्या होगा? न्याय होगा। उसके बाद आते हैं इसके चेले यानी इसके शिष्य, जिनका नाम है J.S. मिल। J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इनकी एक पुस्तक है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी। इसमें बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसको संशोधित कर दिया। इसने क्या किया कि सामाजिक उपयोगिता को सुरक्षा से जोड़ दिया। किससे? सुरक्षा से। इसने कहा कि न्याय वह है, यानी सभी लोग अपने लिए सुरक्षा चाहते हैं तो अन्य को भी वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें तो देश में क्या होगा? न्याय होगा। ठीक है। तो उपयोगितावाद का जो मूल मंत्र है वो सुरक्षा है, अर्थात ये नैतिक नियम को स्वीकार कर लेता है। कौन? J.S. मिल। नैतिक नियमों को स्वीकार कर लेता। कौन? J.S. मिल। तो हमने बेंथम पढ़ा, J.S. मिल पढ़ा, डेविड ह्यूम पढ़ लिया, प्लेटो पढ़ लिया, अरस्तु पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे न्याय के विविध रूप। क्या? न्याय के विविध आयाम। न्याय के आयाम। ठीक है। पहला है कानूनी औपचारिक न्याय। कानूनी औपचारिक न्याय। इसके अंदर कोई समझने वाली वैसी कोई बात नहीं है। कानूनी औपचारिक का न्याय का मतलब है जो न्याय जिसके अंतर्गत आता है वही क्या है? कानूनी या औपचारिक न्याय है। यानी न्यायाधीश जो न्याय करते हैं, कानून का मतलब कानूनी, यानी न्यायालय द्वारा किया गया जो है वही, यानी वैध तरीके से विवादों को सुलझाते हैं, वो क्या है? कानूनी न्याय है। फिर आता है प्राकृतिक न्याय। कौन सा न्याय? प्राकृतिक न्याय। इसको कानून के पीछे छिपे हुए कानून बोलता है। प्राकृतिक न्याय का मतलब है कानून के पीछे छिपे हुए कानून। कैसे? इसमें प्राकृतिक नियमों, जो समाज में नियम होते हैं, उन्हीं के आधार पर न्याय किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है। इसके अंदर जैसे
एक टी.एच. मार्शल है, उसकी एक पुस्तक है नेचुरल जस्टिस, टी.एच. मार्शल, टी.एच. मार्शल। इसने प्राकृतिक न्याय का विवरण दिया कि कोई भी व्यक्ति है वह अपनी तरफ से खुद न्यायाधीश नहीं होगा। पहली बात तो इसने ये कही इस पुस्तक में, किसने? टी.एच. मार्शल ने। कौन सी पुस्तक? नेचुरल जस्टिस में। दूसरी बात यह है कि सबके साथ यानी दोनों पक्षों की सुनवाई एक साथ की जाएगी, तो यही बात थी। अब देखो, अब आता है हमारा सामाजिक न्याय। कौन सा? सामाजिक न्याय। भाई सामाजिक न्याय वह समाज में दबे पिछड़े जो भी लोग हैं उनको सम्मान देखना, वो क्या है? सामाजिक न्याय है। और इसका आदर्श क्या है? बंधुत्व है। सामाजिक न्याय का आदर्श क्या है? बंधुत्व है। फिर आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का स्पष्ट यानी सबको विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, वो क्या है? आर्थिक न्याय। तीसरा आता है हमारा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सबको सत्ता में भाग लेने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको पद या प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है। ठीक है, योग्यता के अनुसार। ठीक है ना? क्या? योग्यता के अनुसार। तो यह हो गया। अब पढ़ेंगे हम न्याय के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांतों के बारे में। देखो, पहला न्याय सिद्धांत है प्रक्रियात्मक न्याय। कौन सा? प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थकों का मानना है, क्या मानना है? कि मूल्यवान वस्तुओं, क्या? वस्तुओं, सेवाओं, मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं तथा लाभों का बंटवारा। किसका? लाभों का आवंटन। की जो विधि है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। यानी वस्तुओं, सेवाओं, लाभों का जो आवंटन है उसकी जो विधि है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। फिर किसे क्या मिलता है ये विवाद का विषय नहीं है। यानी ये चीजें मिलती है उसको मिलने दो, किसे क्या मिलता है इस बारे में चर्चा ना करें तो ही अच्छा है। ये न्याय है वो उदारवाद के निकट आता है। उदारवाद, ठीक है। और उदारवाद को तो आपको पता ही है, इसके कई समर्थक है। जैसे देखो हर्बर्ट स्पेंसर, नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, हेयर, ये इसके समर्थक हैं। इनका मानना है कि भाई राज्य की जितनी कम भूमिका होगी उतना ही लोगों के लिए अच्छा है। यानी राज्य लोगों के बारे में कम से कम सोचे, कम से कम हस्तक्षेप करे। यानी इनका मानना है राज्य केवल पुलिस राज्य तक ही सीमित होना चाहिए। पुलिस राज्य यानी
राज्य का काम केवल और केवल इतना ही होना चाहिए कि लोगों की संपत्ति के कोई हड़प न ले, उसकी रक्षा करे और बाकी सारा का सारा काम लोगों पर खुद पर ही छोड़ दिया जाए। भाई हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है, काना है, अपंग है तो उसको अपने हाल पर छोड़ दो, राज्य को उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। नोजिक कहते हैं कि भाई बाजार अर्थव्यवस्था है उस पर राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मिल्टन का भी यही मानना है और हेग का भी यही मानना है, यानी राज्य जो है लोगों के बारे में कम से कम हस्तक्षेप करे। यहां तक कि जो नोजिक है ना, ये तो कल्याणकारी राज्य का कट्टर विरोधी था। किसका? कल्याणकारी राज्य का। कट्टर विरोधी था रॉबर्ट नोजिक कल्याणकारी राज्य का। ठीक है ना। देखो आगे है, ये पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे हम तात्विक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे तात्विक न्याय। तात्विक न्याय भाई ये जो अवधारणा है, विचारधारा है, ये समाजवाद के निकट है। इनका मानना है यदि ऐसी बात हुई, यानी राज्य का अगर हस्तक्षेप नहीं हुआ तो जो दबे चिथे लोग हैं वो अवसर से वंचित रह जाएंगे। यानी ये राज्य की जो हस्तक्षेप की कुछ हद तक भूमिका को उचित मानता है। क्या मानता है? उचित। राज्य की भूमिका को उचित मानता है। यानी सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, जिसके पास योग्यता नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली ना, जो दबे पिछड़े यानी आरक्षण की जो व्यवस्था है, अगर अदरवाइज ये सब कार्य किसमें आते हैं? तात्विक न्याय के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा लास्ट बचा है न्याय के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन उठ के आता है या पुटअप होता है तो वो यहीं से होता है। चलिए हमारा आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है जॉन रोल्स का। जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत। इन्होंने न्याय की जो परिभाषा दी वो सबसे सटीक परिभाषा दी। यानी जॉन रोल्स जो थे वो अमेरिका के थे। पहली बार इन्होंने अमेरिका में जो श्वेत और अश्वेतों के मध्य जो भेदभाव हो रहे थे उनको मिटाने की भरपूर कोशिश की, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। रोल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय को उत्तम समाज की आवश्यक शर्त माना। क्या माना है? न्याय को उत्तम समाज की आवश्यक शर्त। उत्तम समाज की आवश्यक शर्त।
जॉन रॉल्स ने न्याय को उत्तम समाज की आवश्यक शर्त माना है। जॉन रॉल्स का मानना है कि न्याय के अंदर एक समस्या है। क्या समस्या है? कि प्राथमिक वस्तु का वितरण। प्राथमिक वस्तु का जो वितरण है, इसकी समस्या है। दरअसल ये जॉन रॉल्स है अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा देते हैं। क्या? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा देते हैं। रॉल्स ने एक अन्वेषण युक्ति निकाली। कौन सी अन्वेषण युक्ति? कि कहा कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों से पृथक कर दिया जाए तथा समाज में प्रचलित भेदभाव के ज्ञान से भी परे हटा दिया जाए, वे भावी समाज अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन नियमों के सिद्धांतों व संस्थाओं का पुनर्निर्माण कर सके। ठीक है। रॉल्स ने कल्पना की कि मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठा है। किसके पीछे? अज्ञानता के पर्दे के पीछे। अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठा है। अज्ञानता के पर्दे का मतलब है कि लोगों को खुद की परिस्थिति के बारे में पता ही नहीं है, उनके क्या लाभ है। ठीक है। उन्होंने कल्पना की कि मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठे हों और काल्पनिक स्थिति है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं व हितों को बिल्कुल ही नहीं समझ पाता है। इस आधार पर जॉन रॉल्स ने नैतिक व्यक्तिवादी के श्रेणी में रखा जाता है कि भाई व्यक्ति को खुद की जो लाभ उनको उनका पता ही नहीं है। व्यक्ति जो है वो अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठा है, कौन क्या है, किसकी क्या परिस्थिति है, इसका पता नहीं है। और इसके कारण ही जॉन रॉल्स को नैतिक व्यक्तिवाद की संज्ञा दी है। नैतिक व्यक्तिवाद, नैतिक व्यक्तिवादी का। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूरा हो